हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ जाओ भाई, सेकेंड लास्ट लेक्चर है अपना जेनेटिक्स का, लेक्चर नंबर 23। कल अपन ने पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बात कर ली थी, जो वंशावली विश्लेषण है उसके विषय में देख लिया था अपन ने। ठीक है, आज अपन मानव के आनुवंशिकी जो विकार हैं उनके विषय में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोबेबिलिटी एक फॉर्मूला है वो मैं बता देता हूँ और उसके 2-4 न्यूमेरिकल आपको करवा देते हैं। तो इस प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हेडिंग लगाएं प्रोबेबिलिटी, संभावना। संभावना क्या होती है? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, P फॉर प्रोबेबिलिटी बराबर n फैक्टोरियल अपॉन x1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई x2 फैक्टोरियल, और इनका फिर मल्टीप्लिकेशन करना होता है p की पावर x1 इंटू q की पावर x2। ठीक है, अब यहाँ पर कौन चीज़ें क्या हैं वो देख लें। हियर n जो है ये तो है टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड, कुल बच्चों की संख्या। कुल बच्चों की संख्या। x1 क्या है? x1 है नर बच्चों की संख्या, नर बच्चे। x2 क्या है? मादा बच्चे। ठीक है, p क्या है? नर बच्चे की संभावना। और Q क्या है? मादा बच्चे की संभावना। मादा बच्चे की संभावना। ठीक है, प्रत्येक पीढ़ी में नर बच्चा होने की या मादा बच्चा होने की संभावना कितनी होती है? 50-50% होती है। तो ये 1/2 होता है और ये भी 1/2 होता है। ऐसा मैंने क्यों बोला है? क्योंकि एक मादा है और एक नर है, XY है। यहाँ से तो एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, यहाँ से 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे, एक X बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? Y बनेगा। तो इस X के इसके साथ जाने की संभावना कितनी है? 50% संभावना तो XX बनने की है, और इस x के y के साथ जाने की संभावना कितनी है? 50% संभावना XY बनने की है। तो किसी भी पीढ़ी में लड़का बने या लड़की बने तो ये संभावना कितनी होती है? 50-50% ही कहलाती है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। इन ए फैमिली, एक परिवार में कितने बच्चे हैं? 6 बेटियां हैं। सातवां बच्चा बेटा होने की संभावना क्या होगी? सातवां बच्चा बेटा होने की संभावना क्या होगी? तो इसमें ये फॉर्मूला मत लगाने लग जाना आप। एक परिवार में ऑलरेडी कितनी बेटियां हैं? 6 बेटियां हैं। अब सातवां बच्चा बेटा हो, ये संभावना कितनी है? तो प्रत्येक पीढ़ी में लड़का होने की संभावना 50% है और लड़की होने की संभावना भी कितनी होती है? 50% ही कहलाती है। ठीक है, तो क्या बोल देंगे? 50% हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका 50%, 50%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन करें। कुल बच्चे मतलब एक परिवार की बात हो रही है। कुल बच्चे हैं 4।
संभावना ज्ञात करनी है, संभावना किसकी, 2 बेटे तथा 2 बेटी होने की संभावना कितनी होगी ये पता करनी है। तो फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, प्रोबेबिलिटी वाला। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन x1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई x2 फैक्टोरियल p की पावर x1 q की पावर कितनी भैया, x2। ये फॉर्मूला लग जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब होता है उनको संख्या को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें, n फैक्टोरियल, टोटल बच्चे कितने हैं, 4 हैं, तो 4 का फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1, हाँ या ना। ऐसे ही x1 को क्या बोला था, बेटा, और बेटे कितने बोले हैं, 2, तो 2 का फैक्टोरियल 2 × 1। x2 बेटियां हैं, बेटियां कितनी बोली हैं, 2, तो इसका फैक्टोरियल हो जाएगा 2 × 1। इसके बाद बेटा होने की संभावना 1/2 होती है, p को क्या बोला है, 1/2। लड़का होने की संभावना x1, लड़कों की संख्या कितनी है, 2, तो 1/2 की पावर 2। और बेटी होने की संभावना q का मतलब बेटी होने की संभावना 1/2। x2 कितना है, बेटियों की संख्या 2 दी गई है, तो 2 1 से तो 2 1 गया, और इस 2 से ये कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। इसका मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा। और आगे इन दोनों को सोल्व करो तो 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6/16, और 6/16 को क्या लिख सकते हो, 3/8 लिख सकते हो। आंसर कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी, एक परिवार में अगर 4 बच्चे हैं तो 2 बेटे तथा 2 बेटी होने की संभावनाएं कितनी होती हैं, 3/8 होती हैं। अरे ओके भैया, चलो एक क्वेश्चन आप करो। क्वेश्चन है, कुल बच्चे तो हैं भैया 6, गर्ल चाइल्ड 4 हों और बॉय कितने हों, 2 हों। इनकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, ठीक है। आप वीडियो को रोक कर आंसर निकाल लो, फिर मैच कर लेना कि मेरे से मैच हो रहा है या नहीं। तो फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल बच्चे कितने हैं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 6 n फैक्टोरियल, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, आया ना। अब x1 लड़का बोला था तो 2 का फैक्टोरियल, x2 बेटियां बोली हैं, इसका मतलब 4 का फैक्टोरियल, 4 × 2 3 × 2 × 1। इसके बाद बेटी होने की संभावना, बेटा होने की संभावना 1/2, लड़के कितने हैं, 2, बेटी होने की संभावना 1/2, बेटियां कितनी हैं, 4। ये सोल्व करना है अपने को। 4 3 2 1, 4 3 2 1 कट गया, ये 2 इससे कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया, तो ये कितना आ गया, 5 3 15, 15 × 1/2 को 6 बार लिखना है, 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो आंसर कितना आ गया, 15/64 आ गया। अरे निकाल लोगे ना। तो ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल से हैं। अब अपन बात करते हैं ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर की। उसका एक फ्लो चार्ट पहले मैं आपको बना देता हूँ, फिर एक एक करके सारे डिसऑर्डर को देखेंगे। इसको नोट डाउन करें। हाँ, तो बच्चों मानव आनुवंशिकी विकार के विषय में बात करते हैं अपन। जीन संबंधी विकार या इसको मेंडलीय विकार भी कहा जाता है। जीन संबंधी इसलिए बोला है क्योंकि एकल जीन में उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाला ये विकार कहलाता है। मेंडलीय विकार इसलिए बोला है क्योंकि ये जो विकार होते हैं जीन संबंधी विकार, इनकी वंशागति ठीक उसी प्रकार होती है जैसा किसने बताया था, मेंडल ने मटर के पौधे पर जो प्रयोग किए थे उनमें जो वंशागति देखी थी, ठीक वैसे ही वंशागति इनमें भी देखी जाती है। इसका मतलब मेंडलीय विकारों की पेडिग्री एनालिसिस जो है, जो वंशावली विश्लेषण है वो किया जा सकता है। तो वंशावली विश्लेषण मेंडलीय विकारों का यहाँ भी किया जा सकता है। जीन संबंधी विकार मेंडलीय इनहेरिटेंस दर्शाते हैं, वैसे ही वंशागति दर्शाते हैं, तो यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस हो सकता है, जबकि यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि वंशागति मेंडल की बताई बातों के अनुसार ही होती है, इसलिए पेडिग्री होती है इनकी वंशागति भी होती है। 2 प्रकार का है, ऑटोसोमल होता है, अलिंगी गुणसूत्र संबंधी हो सकता है या लिंगी गुणसूत्र संबंधी हो सकता है, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड हो सकता है।
जो ऑटोसोमल होते हैं वो अप्रभावी और प्रभावी दो रूप में देखे जाते हैं। अप्रभावी में एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस और एल्बिनिज्म। ये जो 6 विकार हैं इनको मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, एक एक करके अलग अलग करके पढ़ेंगे इनको। ऑटोसोमल है प्रभावी में। प्रभावी में अगर बात करें एकेंड्रोप्लेसिया, पॉलीडेक्टाइली, ब्रेकीडेक्टाइली, हंटिंगटन कोरिया डिजीज, फिनाइल थायोकार्बेमाइड, इसको पीटीसी भी कहा जाता है, और मायोटोनिक दुष्पोषण है। इसमें मायोटोनिक दुष्पोषण की डेफिनेशन आगे चलकर लिखेंगे, लेकिन इनके लिए एक एक लाइन यहीं लिख देना आप। एकेंड्रोप्लेसिया जो है ये तो क्या है, एक बौनेपन का प्रकार ही है, बड़ी अस्थियां वृद्धि नहीं करती हैं, इसमें बौनेपन का प्रकार है। एकेंड्रोप्लेसिया बौनेपन का प्रकार है, शरीर की लंबी अस्थियां वृद्धि नहीं करती हैं। पोली का मतलब ज्यादा, डक्टाइली का मतलब अंगुली, तो अधिक अंगुली की उपस्थिति, अधिक अंगुलियों की उपस्थिति, अधिक अंगुलियां, ठीक है। ब्रेकी का मतलब छोटी, डक्टाइली का मतलब अंगुली या डिजिट्स या अंगूठा भी कह सकते हो, तो छोटी अंगुली, छोटी अंगुलियां। हंटिंगटन जो कोरिया डिजीज है इसमें क्या हो जाता है, मस्कुलर डिटीरियोरेशन हो जाता है, पेशियां जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं, इनवॉलेंट्री सैकिंग होने लगती है, अनैच्छिक रूप से कंपन पैदा होने लगते हैं हाथ में, क्या कहलाता है, हंटिंगटन कोरिया डिजीज कहलाती है। इसमें याददाश्त जो है वो भी विलुप्त हो जाती है, तो क्या बोल देंगे, पेशी तथा मस्तिष्क विकास रुक जाता है। और एक बिंदु और लिख लेना इसके लिए, याददाश्त भी कमजोर हो जाती है हंटिंगटन कोरिया में। फिनाइल थायोकार्बेमाइड, इसको पीटीसी भी कहा जाता है, पीटीसी। क्या है पीटीसी टेस्टर, ज़्यादातर व्यक्ति तो कैसे होते हैं, पीटीसी टेस्टर होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, पीटीसी नॉन टेस्टर कहलाते हैं। क्या मतलब है इस पीटीसी का, फिनाइल थायोकार्बेमाइड, ये अपन जब भी केमिस्ट्री की लैब में जाते हैं, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में जाते हैं, तो उसमें एंटर करते ही वहाँ के एनवायरनमेंट में किसके कण उपस्थित हैं, कौन घुला हुआ है, सल्फर घुली हुई रहती है, और उस सल्फर इनहेलेशन के द्वारा, अंतःश्वसन के द्वारा जब वायु अंदर गई है तो सल्फर के पार्टिकल भी अंदर जाएंगे, और उसकी वजह से जो है एक स्टिमुलेशन क्रिएट होगा, अपने मुख में जो है लार का श्रावण होता है। कुछ व्यक्तियों में तो इस लार का श्रावण होता है और कुछ में लार का श्रावण नहीं होता। तो केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में जाने पर सल्फर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से लार का श्रावण अगर होता है तो व्यक्ति पीटीसी टेस्टर कहलाता है, और नहीं होता तो पीटीसी नॉन टेस्टर कहलाता है। कोई नहीं पूछेगा इसके बारे में, बस बता दिया है आपको। मायोटोनिक दुष्पोषण ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इसके बारे में अभी आगे चलकर बताया जाएगा आपको। अगला आता है जीन संबंधी या मंडलीय विकार में नंबर 2, लिंग गुणसूत्रीय संबंधी। इसमें हीमोफीलिया और वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, इन दोनों की डिटेल में बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इनके। अगली बात आती है गुणसूत्रीय असामान्यता के कारण, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के कारण ऐसा हो जाता है, या तो क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है, या फिर मोनोसोमिक कंडीशन हो जाती है, एक सेट घट जाता है या फिर बढ़ जाता है। ऑटोसोमल की अगर मैं बात करूं तो डाउन सिंड्रोम होता है, बताएंगे कौन से गुणसूत्र की ट्राइसोमी है, एडवर्ड है, पटाऊ है, क्राइडोकैट सिंड्रोम है, तो ये ऑटोसोमल कहलाती हैं। और लिंग गुणसूत्र संबंधी बात कर लूँ, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, सुपर मेल और सुपर फीमेल, अधिमादा, ये क्या कहलाते हैं, लिंग गुणसूत्रीय असामान्यता के कारण उत्पन्न होने वाले मानव अनुवंशिकी विकार कहलाते हैं, ठीक है। ये जो इधर जितने भी बताए हैं इनको भी डिटेल से देखेंगे, ये भी डिटेल से देखा जाएगा, इसके बारे में बता दिया है। मायोटोनिक दुष्पोषण आगे चलकर बताएंगे, इन दोनों को डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट जो है इसको ड्रॉ करें पहले तो आप। हाँ तो बच्चों सबसे पहले अपन मेंडलीय विकार की बात करते हैं, और मेंडलीय विकार में भी
ऑटोसोमल अप्रभावी की पहले अपन बात करते हैं, ठीक है। 6 बताए हैं, उन 6 को एक एक करके देखते हैं। पहला है एल्केप्टोन्यूरिया, ये प्रथम जन्मजात उपापचयी त्रुटि विकार है। फिनाइलकीटोन्यूरिया भी जन्मजात उपापचयी त्रुटि विकार है और ये भी वही है, लेकिन सबसे पहले किसे खोजा गया था? एल्केप्टोन्यूरिया को खोजा गया था। तो अगर पूछे कि फर्स्ट मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर जो डिस्कवर्ड है, अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो फिर ये चला जाएगा, और ये ऑप्शन में है तो फिर आंसर एल्केप्टोन्यूरिया चला जाएगा। जन्मजात उपापचयी त्रुटि विकार से मतलब हो गया ये जन्म से ही उपस्थित होता है और शरीर का जो उपापचयन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, उससे रिलेटेड ये डिसऑर्डर कहलाता है। खोज किसने की है? ए गैरोड ने इसको खोजा है, 1908 में इसकी खोज की थी। क्या होता है इसमें, किसके कारण ये उत्पन्न होता है? टायरोसिन को तोड़ने वाले एक एंजाइम की कमी के कारण ऐसा हो जाता है। और ये एंजाइम क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि गुणसूत्र जो 3 है, गुणसूत्र 3 कौन सा होता है? ऑटोसोम होता है, 22 तक ऑटोसोम ही होते हैं। गुणसूत्र 3 की एक जीन की अनुपस्थिति के कारण ऐसा हो जाता है। इसके कारण क्या नहीं बन पाता है? इस एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। क्लियर? टायरोसिन शरीर में एक जहरीले पदार्थ होमोजेंटिसिक अम्ल के रूप में जमा हो जाता है, क्योंकि टायरोसिन टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं तो कोई बाई प्रोडक्ट बनेगा नहीं, तो टायरोसिन जो है वो शरीर में जमा होता चला जाएगा और एक जहरीले पदार्थ के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। वो जहरीला पदार्थ क्या कहलाता है? होमोजेंटिसिक अम्ल कहलाता है, ठीक है। ये जो होमोजेंटिसिक अम्ल है, इसका अवशोषण जो है वो वृक्क में, किडनी में कम देखा जाता है, कम अवशोषण होता है, इसलिए इसका मूत्र में उत्सर्जन देखा जाएगा। और ये मूत्र जब वायु के संपर्क में आएगा तो इस होमोजेंटिसिक अम्ल का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कैसा कलर आ जाएगा? इस यूरिन का ब्लैक कलर आ जाता है। इसलिए इस एल्केप्टोन्यूरिया को ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ब्लैक यूरिन डिजीज। ब्लैक यूरिन डिजीज, ठीक है। बदला किस में है? ये होमोजेंटिसिक अम्ल में बदल जाता है। इसका मतलब इसी का ही एक बाई प्रोडक्ट है होमोजेंटिसिक अम्ल। अब वो एंजाइम कौन सा है? एनसीईआरटी ने एक एंजाइम की अनुपस्थिति दे दी है, लेकिन नाम नहीं दिया है उसका, इसलिए इस एंजाइम का नाम याद रखना, होमोजेंटिसिक एसिड डाइऑक्सीजिनेज। होमोजेंटिसिक एसिड डाइऑक्सीजिनेज। इस एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण जो टायरोसिन है वो टूट नहीं पाता है और यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट होता है, ऑक्सीडेशन होता है होमोजेंटिसिक एसिड का वायु में, और यूरिन का कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक कलर हो जाता है। नंबर 2 आता है फिनाइलकीटोन्यूरिया। ये भी जन्म से ही उपस्थित शरीर में उपापचयन से संबंधित एक त्रुटि विकार कहलाता है। क्या होता है? फिनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन में टूटता है, और ऐसा किसके कारण होता है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के कारण ऐसा होता है। ये एंजाइम का नाम बता दिया, यहाँ पर नाम क्या है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। अब ये जो एंजाइम है इसकी अनुपस्थिति के कारण ये विकार पैदा होगा, फिनाइलकीटोन्यूरिया इसको कहेंगे। उपरोक्त एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण ये विकार उत्पन्न होता है। ये एंजाइम नहीं रहेगा, इसका मतलब फिनाइल एलेनिन किस में नहीं टूटेगा? टायरोसिन में नहीं टूटेगा, तो परिणाम स्वरूप फिनाइल एलेनिन एकत्रित होता चला जाता है तथा फिनाइल पायरुविक अम्ल और अन्य व्युत्पन्नों में बदल जाता है। तो याद रखना, फिनाइल पायरुविक एसिड किसका दूसरा रूप है? फिनाइल एलेनिन जो शरीर में जमा होता जा रहा है वही किस में बदल गए हैं? फिनाइल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। वृक्क के द्वारा इसका भी अवशोषण कम होता है और इसका भी एक्सक्रीशन होता है। किसमें? यूरिन के द्वारा इसका एक्सक्रीशन देखा जाता है। और अगर ये फिनाइल पायरुविक अम्ल जो है ये मस्तिष्क में जमा होता चला जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को फिनाइल पायरुविक इडियट के नाम से जाना जाता है। इडियट मतलब जो सामान्य क्रियाएं नहीं करता है, इसलिए मानसिक दुर्बलता आ जाती है ऐसे रोगी में। क्लियर? तो ये अपने 2 विकार जो हैं वो ऑटोसोमल अप्रभावी विकार हुए। इसके बाद सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं, पहले इसको नोट डाउन करें। हाँ, तो बच्चों मेंडलीय विकार में जो ऑटोसोमल अप्रभावी अपन पढ़ रहे हैं, इसके अंदर नंबर 3 देखेंगे अपन, दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है,
जो दात्र कोशिका अरक्तता है, सिकल सेल एनीमिया है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया है किसने? हैरिक ने 1904 में। कौन से गुणसूत्र की जीन में उत्परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है? 11वें गुणसूत्र की जीन में उत्परिवर्तन के कारण सिकल सेल एनीमिया जो विकार है ये उत्पन्न होता है। 3 प्रकार का जीनी प्रारूप इसके अंदर देखा जाता है, HbA अगर दोनों एलील इस प्रकार की आएंगी इसका मतलब सामान्य हीमोग्लोबिन होगा। HbS ये व्यक्ति रोगी कहलाएगा। कहने का मतलब इस विकार का लक्षण प्रारूप कौन से जीनोटाइप में आता है? HbS में आएगा। और विषम युग्मकी वाहक की तरह कौन क्रिया करेगा? HbS ये क्या कहलाएगा? विषम युग्मकी वाहक कहलाएगा। खुद के अंदर लक्षण प्रारूप प्रदर्शित नहीं होगा, लेकिन लक्षण को अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए उत्तरदायक होता है। वाहक का मतलब क्या होता है? खुद में तो फिनोटाइप नहीं आया, लेकिन अगली पीढ़ी में इस लक्षण का स्थानांतरण जरूर कर सकता है। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? वाहक कहलाता है। ओके, कारण क्या है इसका? हीमोग्लोबिन अणु जो है उसकी बीटा श्रृंखला, अल्फा श्रृंखला होती है, बीटा श्रृंखला होती है, उसकी बीटा श्रृंखला की जो छठी पोजीशन होती है, उस छठी पोजीशन पर एक अमीनो अम्ल है। कौन? ग्लूटामिक अम्ल। उस ग्लूटामिक अम्ल का प्रतिस्थापन हो जाता है किसके द्वारा? वैलिन के द्वारा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, कौन सी हीमोग्लोबिन श्रृंखला? एक तो बीटा हीमोग्लोबिन श्रृंखला। कौन सी स्थिति? छठी स्थिति। कौन किसका प्रतिस्थापन करता है? तो ग्लूटामिक अम्ल का वैलिन के द्वारा प्रतिस्थापन होता है। इसका मतलब ग्लूटामिक अम्ल की जगह क्या आ जाता है? वैलिन आ जाता है। क्लियर? इस स्थिति को समझें। ये सामान्य हीमोग्लोबिन ए जीन है, सिकल सेल जीन HbS। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक सिंगल नाइट्रोजन क्षार प्रतिस्थापन देखा जा रहा है। ये जो अपन बात कर रहे हैं कि बीटा श्रृंखला की छठी स्थिति में ग्लूटामिक अम्ल का वैलिन द्वारा प्रतिस्थापन होता है, तो यहाँ पर एक सिंगल नाइट्रोजन बेस बदलता है, जिसकी वजह से एक कोडॉन जो है वो दूसरे में बदल जाता है। यहाँ कोडॉन, कौन सा कोडॉन किस में बदलेगा? GAG के स्थान पर क्या हो जाएगा? GUG हो जाएगा। कहने का मतलब मैं DNA की बात कर रहा हूं, तो DNA पर एडेनिन की जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। क्लियर होगी भी बात? तो GAG इज कन्वर्टेड इनटू GUG। ये mRNA की बात हो रही है, सॉरी। ठीक है, mRNA पर GAG कोडॉन जो है वो किस में बदल गया? GUG कोडॉन में बदल जाता है। तो पहला सवाल तो ये बनता है, कौन सी श्रृंखला? बीटा। कौन सी स्थिति? छठी। और कौन किसका प्रतिस्थापन? ग्लूटामिक अम्ल का वैलिन के द्वारा प्रतिस्थापन होता है। ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है? वैलिन आ जाता है। और mRNA पर कोडॉन क्या बदल जाता है? GAG से GUG में कन्वर्ट हो जाता है। ये एकल नाइट्रोजन क्षार प्रतिस्थापन के कारण ऐसा उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ पर देखें आप, ये DNA की एक स्ट्रैंड पर मैंने GAG आपको बताया है। क्लियर? अब इसी DNA की जो दूसरी स्ट्रैंड होगी उसके ऊपर कोडिंग क्या पाई जाएगी? ग्वानिन कोड करता है किसको? साइटोसिन को। एडेनिन की जगह आता है थाइमिन, ग्वानिन की जगह आ जाएगा साइटोसिन। ठीक है, ये सामान्य हीमोग्लोबिन की बात चल रही है। अब इससे फिर क्या बनेगा? mRNA बनेगा भैया, mRNA। mRNA पर ये वाली जो स्ट्रैंड है ना नीचे वाली, इसके अगेंस्ट कोडिंग बनेगी या इसके समान ही कोडिंग बनेगी। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपने पढ़ा है। तो साइटोसिन की जगह क्या आएगा? ग्वानिन आ जाएगा। थाइमिन की जगह क्या आएगा? एडेनिन आ जाएगा। और साइटोसिन की जगह क्या आ जाएगा? ग्वानिन आ जाएगा। हाँ या ना? तो नॉर्मली जब सामान्य हीमोग्लोबिन ए जीन होती है तो कोडॉन कौन सा प्रेजेंट होता है? GAG कोडॉन प्रेजेंट होता है। और ये जो GAG कोडॉन है, ये GAG कोडॉन किसको कोड करता है? छठी पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। ये 1 2 3 4 5 6 7, तो छठी स्थिति पर कौन बनता है? ग्लूटामिक एसिड बनता है इसकी वजह से। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा? एकल नाइट्रोजन क्षार की वजह से ऐसा होता है। DNA पर एडेनिन की जगह क्या आ गया? थाइमिन आ गया। ठीक है, अगर ऐसा आ गया तो इसी की DNA की जो दूसरी स्ट्रैंड होगी उस पर कोडिंग क्या बनेगी? G के अगेंस्ट साइटोसिन, थाइमिन के अगेंस्ट एडेनिन और G के अगेंस्ट फिर से साइटोसिन आ जाता है। ठीक है, अब इससे जो mRNA बनेगा वो mRNA कैसा होगा? वो देखें आप, यहां से जो mRNA बनेगा साइटोसिन के अगेंस्ट mRNA पर भी क्या बनेगा? ग्वानिन बनेगा।
एडेनिन के अगेंस्ट थाइमिन बनना चाहिए, लेकिन सबको पता है आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, उस थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यूरेसिल। साइटोसिन के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, ग्वानिन हो जाता है। तो एमआरएनए पर जो कोडॉन था जीएजी सामान्य स्थिति में, उसकी जगह क्या आ गया, जीयूजी। जीएजी की जगह क्या आ जाता है, जीयूजी आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जीयूजी आ गया तो छठी स्थिति पर 1 2 3 4 5 6 7 छठी स्थिति पर कौन आ जाएगा, वेलिन आ जाता है इस जीयूजी के कारण। जीयूजी कोडॉन है किसका, वेलिन के लिए। तो छठी स्थिति का ग्लूटेमिक एसिड जो था उसका प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो गया, वेलिन के द्वारा। एमआरएनए पर जीएजी कोडॉन किस में बदल जाता है, जीयूजी में बदल जाता है उत्परिवर्तन के कारण। डीएनए पर जीएजी जो रूप था, एडेनिन जो था, उसकी जगह क्या आ जाता है, एकल नाइट्रोजन क्षार प्रतिस्थापन, ये थाइमिन आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, सिकल सेल एनीमिक केस कहलाता है। किस प्रकार सिकल सेल एनीमिया होता है मोलिकुलर लेवल पर, ये समझा दिया मैंने आपको। छठी स्थिति का वेलिन अन्य ग्लोबिन अणुओं के साथ हाइड्रोफोबिक बंध बना लेता है। जब सामान्य था तब तो ग्लूटेमिक एसिड था, और जब उत्परिवर्तन हो गया तो यहाँ पर वेलिन आ गया। ये जो वेलिन है ये अन्य ग्लोबिन श्रृंखला जो होती है, ये तो बीटा की बात हो रही है, अन्य कौन सी बच गई, अल्फा बच गई, तो उसके साथ क्या बना लेता है, ये हाइड्रोफोबिक बंध बना लेता है। और इस हाइड्रोफोबिक बंध के कारण हीमोग्लोबिन का क्या हो जाता है, बहुलीकरण हो जाता है, पॉलीमराइजेशन हो जाता है। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन का बहुलीकरण या फिर ये जो हाइड्रोफोबिक बंध बनना देखा जा रहा है, ये ऑक्सीजन के तनाव की स्थिति में देखा जाता है। O2 की डेफिशिएंसी जहां होती है उस स्थिति में ऐसा हो जाएगा, तो हीमोग्लोबिन का बहुलीकरण हो जाता है। आरबीसी का आकार जो है वो द्विअवतल से किस में बदल जाता है, दत्राकार, हसियाकार हो जाता है। कहने का मतलब जो बाइकॉनकेव शेप की आरबीसी थी वो किस में बदल गई, इस प्रकार की सिकल सेल शेप आरबीसी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, दत्राकार या हसियाकार आरबीसी में ये परिवर्तित हो जाती है। अब इसकी वजह से नुकसान क्या है बॉडी को, ये जो हसियाकार या दत्राकार जो आरबीसी है ये छोटी केशिकाओं से नहीं गुजर पाती है। छोटी केशिकाओं से नहीं गुजरेगी, इसका मतलब छोटी केशिकाओं के पास जाकर अटक जाएगी। ठीक है, वहां पर अवरोध बना लेगी, रुधिर का परिसंचरण जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। ब्लड अगर टिश्यू को नहीं पहुंचेगा तो उत्तकों के पास ऑक्सीजन की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण वो जो अंग हैं वो मृत स्थिति की ओर गति करने लगते हैं या मृतता को प्रदर्शित करने लगते हैं। क्लियर, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, डैमेज देखा जाता है किसका, स्प्लीन का, मस्तिष्क का डैमेज भी हो जाता है, यकृत जो है उसमें भी विकार उत्पन्न हो जाता है, इसकी वजह से जॉन्डिस भी हो सकता है, पीलिया भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाली मैंने बात बताई है कि हसियाकार जो दत्राकार आरबीसी है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो इधर लिखेंगे अपन। पहले इसको नोट डाउन करें आप, वीडियो को रोक कर किया, इधर वाला पोर्शन मिटा रहा हूं मैं। जो दत्राकार आरबीसी है वो क्या करेगी, दत्राकार आरबीसी छोटी केशिकाओं से नहीं गुजर पाती है, उत्तकों को रुधिर आपूर्ति कम हो जाती है,
इसकी वजह से क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, क्या हो जाता है, पीलिया, जॉन्डिस, स्प्लीन तथा ब्रेन डैमेज देखा जाता है। ठीक है, पीलिया हो जाता है, प्लिया तथा मस्तिष्क जो है उससे संबंधित विकृति भी आ जाती है, उसमें भी डैमेज हो जाता है इसका। ठीक है, इसमें दातर कोशिका एरक तथा सिकल सेल एनीमिया के 3 जीनोटाइप मैंने बताए थे, उसमें से जो रोगी जीनोटाइप है वो कौन सा है, डिजीज्ड कंडीशन, डिजीज्ड कंडीशन कौन सी है बच्चों, HBS 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 ये स्थिति होती है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है ये मैच्योरेशन से पहले ही इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, प्यूबर्टी आने से पहले क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। मैच्योरेशन बोले तो परिपक्वन, मैच्योरेशन से पहले ही मृत्यु। ठीक है, और इसमें एक जीनोटाइप HBA HBS भी बना था, एक जीनोटाइप बना था HBA HBS। ऐसा जो व्यक्ति होता है ये मलेरिया के लिए प्रतिरोधकता दर्शाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में अल्प ऑक्सीजन स्थिति में क्या हो जाएगा, आरबीसी किस रूप से द्विअवतल से कैसी हो जाती है, दात्राकार हो जाती है। और दात्राकार कोशिका में कौन प्रवेश नहीं कर पाता, मलेरिया का जो परजीवी है प्लाज्मोडियम जो है वो एंटर नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार का जो जीनोटाइप है वो बेनिफिट मिलता है उसको किसके अगेंस्ट, मलेरिया के अगेंस्ट। मलेरिया के प्रति प्रतिरोधक प्रतिरोधकता दर्शाता है। और क्यों दर्शाता है प्रतिरोधकता, यहाँ एक लाइन आप लास्ट में लिख लेना कि मलेरिया का परजीवी दात्राकार आरबीसी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। क्या लिखोगे, मलेरिया का परजीवी दात्राकार आरबीसी में प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक है बच्चों, तो ये अपना ऑटोसोमल अप्रभावी कौन सा हो गया, सिकल सेल एनीमिया। ओके, इसको नोट डाउन करें, इसके बाद अपन थैलेसीमिया की बात करते हैं। हाँ बच्चों, ऑटोसोमल अप्रभावी में अगली बात करते हैं अपन थैलेसीमिया की। थैलेसीमिया जो डिसऑर्डर है ये डिस्कवर है सबसे पहले किसके द्वारा, कुली के द्वारा 1925 में। इसी कारण थैलेसीमिया का एक मेजर रूप बनेगा जिसे बीटा थैलेसीमिया कहा जाता है। उस बीटा थैलेसीमिया में भी 2 एलील के उत्परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न होता है वो मेजर थैलेसीमिया कहलाता है, और उसी मेजर थैलेसीमिया को कुलीज एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अभी आगे देख लेंगे। कारण क्या है इसका, इसका कारण होता है या तो जीन का उत्परिवर्तन हुआ होगा या जीन का डिलीशन हुआ होगा, विलोपन हो जाता है। हीमोग्लोबिन बनाने वाली किसी एक श्रृंखला की संश्लेषण दर इसकी वजह से घट जाती है। कोई जीन या तो डिलीट हो गई है या फिर उसमें उत्परिवर्तन आ गया है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का निर्माण करने वाली जो श्रृंखलाएं होती हैं उनमें से किसी एक श्रृंखला के संश्लेषण दर जो है वो घट जाती है। इसका मतलब सिकल सेल एनीमिया में तो अपन ने क्या बोला था, विकृत हीमोग्लोबिन बन रहा था, लेकिन यहाँ अगर बात करें तो यहाँ तो एक श्रृंखला का निर्माण ही क्या हो रहा है, घट जाता है। ठीक है, इसलिए जो थैलेसीमिया है ये तो किस प्रकार की प्रॉब्लम है, ये तो कहलाती है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब यहाँ पर क्वांटिटी कम हो रही है किसकी, हीमोग्लोबिन को बनाने वाली श्रृंखला की। क्लियर। लेकिन सिकल सेल एनीमिया की अगर बात करें तो वो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। क्वालिटेटिव का मतलब हो गया गुणात्मक समस्या वो कहलाती है, जिसमें विकृत हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। तो इन दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए, थैलेसीमिया में और सिकल सेल एनीमिया में। नोट लगा के लिखेंगे आगे। तो
इस जीन उत्परिवर्तन या विलोपन के कारण हीमोग्लोबिन को बनाने वाली कोई एक श्रृंखला जो है उसकी संश्लेषण दर जो है वो संश्लेषण दर क्या होती है, घट जाती है। विकृत हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है और हीमोग्लोबिन विकृत हो जाएगा तो रक्ताल्पता स्थिति, एनीमिया स्थिति पैदा हो जाती है, जो थैलेसीमिया का एक विशिष्ट लक्षण कहलाता है। एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया वही एक प्रकार का एनीमिया था, लेकिन थैलेसीमिया में भी एनीमिक कंडीशन उत्पन्न होती है। ये जो थैलेसीमिया है ये कौन सी श्रृंखला प्रभावित हुई है, इसके आधार पर 3 प्रकार की होती है। तो 3 टाइप ऑफ थैलेसीमिया कह देंगे। थैलेसीमिया कितने प्रकार बच्चों? 3 प्रकार, 3 प्रकार की हो जाएगी, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया और डेल्टा थैलेसीमिया। डेल्टा थैलेसीमिया कौन सी चेन प्रभावित होती है? अल्फा चेन अफेक्टेड, अल्फा श्रृंखला प्रभावित। यहां पर कौन सी श्रृंखला? बीटा श्रृंखला प्रभावित। बीटा श्रृंखला प्रभावित। और यहां पर कौन सी श्रृंखला? डेल्टा श्रृंखला प्रभावित। ठीक है, ये अल्फा श्रृंखला प्रभावित, मैंने क्या बोला था, कारण क्या है? जीन का उत्परिवर्तन या विलोपन रहा होगा। तो ये कौन सी जीन? दो जीन द्वारा नियंत्रित होता है ये। दो जीन द्वारा नियंत्रित कहलाएगा। कौन कौन सी हैं? HBA1 एंड HBA2। इसको कैपिटल बी भी लिख सकते हैं अपन, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। छोटा बी लिखोगे तो भी हीमोग्लोबिन है, बड़ा बी लिखोगे तो भी हीमोग्लोबिन है। ये जो दोनों जीन है HBA1 और HBA2, ये पाई कहाँ जाती हैं? गुणसूत्र 16 पर उपस्थित होती हैं। प्रत्येक पैतृक की 16वें गुणसूत्र पर उपस्थित। ठीक है बच्चों, बीटा श्रृंखला एकल जीन द्वारा प्रभावित होता है, नियंत्रित होता है। एकल जीन द्वारा नियंत्रित। और वो जीन कौन सी है? HBB जीन कहलाती। कौन से गुणसूत्र पर है? HBA1 HBA2 तो 16वें गुणसूत्र पर है, प्रत्येक पैतृक के 16वें गुणसूत्र पर। यहाँ एक चीज याद रख लेना, दो जीन का मतलब कितनी एलील? 4 एलील। इसका मतलब एक एलील प्रभावित होगी तो कम श्रृंखला का निर्माण होगा, 2 एलील प्रभावित होगी उससे कम श्रृंखला का निर्माण होगा, 3 एलील प्रभावित होंगी उससे भी कम श्रृंखला का निर्माण होगा, 4 एलील प्रभावित हो जाएंगी, ये अल्फा श्रृंखला बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो जितनी ज्यादा एलील प्रभावित होती चली जाती हैं, श्रृंखला का संश्लेषण उतना ही कम होता चला जाता है। एकल जीन द्वारा नियंत्रित, इसका मतलब कितनी एलील द्वारा? 2 एलील द्वारा। और ये कौन से गुणसूत्र पर पाई जाती है? प्रत्येक पैतृक के 11वें गुणसूत्र पर। प्रत्येक पैतृक के 11वें गुणसूत्र पर।
पर उपस्थित होती है। डेल्टा श्रृंखला में कौन सी जीन द्वारा, ये भी एकल जीन द्वारा नियंत्रित है? और वो जीन कौन सी है? HBD जीन। ये भी कहाँ पाई जाती है? जहाँ पर HBB पाई जाती है। कहने का मतलब 11वें गुणसूत्र पर प्रत्येक पैतृक के 11वें गुणसूत्र पर। ठीक है, इसमें जो बीटा श्रृंखला प्रभावित हो रही है, इसके अकॉर्डिंग ये थैलेसीमिया बीटा श्रृंखला वाली दो प्रकार की होती है। एक थैलेसीमिया माइनर कहलाता है, एक थैलेसीमिया मेजर कहलाता है। एकल जीन है ना, इसका मतलब कितनी एलील? 2 एलील। इसका मतलब एक एलील प्रभावित हो, एक एलील प्रभावित और 2 एलील प्रभावित। एक एलील प्रभावित होगी तो थैलेसीमिया माइनर कहलाएगा। थैलेसीमिया माइनर। और 2 एलील अगर प्रभावित हो जाएंगी तो थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया मेजर। और ये जो थैलेसीमिया मेजर है, इसी को ही क्या कहा जाता है? कुलीज एनीमिया भी कहा जाता है। जो कुली ने डिस्कवर किया था वो कौन सी थी? बीटा श्रृंखला प्रभावित वाली को डिस्कवर किया था। इसी को ही क्या बोलते हैं? कुलीज एनीमिया। ठीक है बच्चों, तो ये थैलेसीमिया के विषय में बात हो गई। अब एक डिफरेंस है थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में, वो आपको याद रखना है। थैलेसीमिया कैसा डिसऑर्डर है, कैसी समस्या है? परिमाणात्मक समस्या कहलाती है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम कहलाती है। जबकि सिकल सेल एनीमिया कैसी है? गुणात्मक समस्या कहलाती है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम कहलाती है। ठीक है, इसको नोट डाउन करें। इधर नोट लगा के लिखता हूं, फिर मैं नोट डाउन किया, मिटाएं, ये इधर वाला पोर्शन मिटा देते हैं। नोट लगा के पॉइंट लिख लेना। थैलेसीमिया कैसी समस्या? परिमाणात्मक समस्या है। कहने का मतलब क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। ये क्या होता है? श्रृंखला संश्लेषण दर घट जाती है। श्रृंखला संश्लेषण दर घट जाती है। ठीक है, और नंबर 2 क्या है? सिकल सेल एनीमिया। ये कैसी समस्या है? गुणात्मक समस्या है। ये गुण से संबंधित है इसके, तो इसको क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। क्या होता है? विकृत हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। विकृत हीमोग्लोबिन
बनता है इसमें। ठीक है बच्चों, तो ये अपना ऑटोसोमल अप्रभावी में नंबर 4 थैलेसीमिया कंप्लीट होता है। इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बचे हुए ऑटोसोमल अप्रभावी और देखते हैं। हाँ बच्चों, ऑटोसोमल अप्रभावी में सिस्टिक फाइब्रोसिस और एल्बिनिज्म, ये दो लास्ट हैं, इनको और देख लें। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, 7वें गुणसूत्र पर एक जीन पाई जाती है, उस जीन में विकृति के कारण ये सिस्टिक फाइब्रोसिस विकार पैदा होता है। और ये सिस्टिक फाइब्रोसिस जो विकार है, इसमें होता क्या है, अग्नाशय में फाइब्रस सिस्ट का निर्माण बन जाता है, तंतुमयी गांठ का निर्माण हो जाता है। ठीक है जी, ये जो फाइब्रस सिस्ट या तंतुमयी गांठ जो बन रही है, इससे क्या होगा, विकृत ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण जो है वो होता है। और ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण अगर विकृति आ जाती है इसमें, तो फिर क्या हो जाएगा, लीवर, लंग्स, त्वचा, अग्नाशय पर क्या हो जाती है, मोटी म्यूकस परत का निर्माण भी देखा जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, फुफ्फुसीय संक्रमण हो सकता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकता है, अग्नाशय का जो स्राव है उसमें कमी आ सकती है, पेनक्रियाज का जो सिक्रीशन है, पेनक्रियाटिक जूस वगैरह, उसमें कमी आ सकती है, और अग्नाशयी स्राव कम हो जाएगा। लीवर भी अफेक्टेड हो गया, लीवर सिरोसिस हो जाता है इसमें, तो बाइल का श्रावण भी कम हो जाएगा। बाइल श्रावण कम हो जाएगा तो जो उत्सर्जित पदार्थ जो मल होगा उसमें अधिक वसा जो है वो देखी जाती है। ठीक है, तो किससे डिटेक्ट किया जाता है इसको, एक तो ये मोटी म्यूकस परत का जो निर्माण हुआ है, और एक मल में जो अधिक वसा पाई जा रही है, इससे पता चलता है किसका, सिस्टिक फाइब्रोसिस का डिटेक्शन हो जाता है। एल्बिनिज्म, इसको रंजकहीनता कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, रंजकहीनता। मिलेनिन वर्णक नहीं बन पाता है। बनता किससे है मिलेनिन वर्णक, डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलेनिन होता है, उस पर क्रिया होती है कौन से एंजाइम की, टायरोसिनेज एंजाइम की, और ये टायरोसिनेज एंजाइम डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलेनिन से क्या बनाता है, मिलेनिन वर्णक का निर्माण करवाता है। टायरोसिनेज एंजाइम क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाएगा। टायरोसिनेज एंजाइम नहीं होगा, इसका मतलब डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलेनिन किस में नहीं बदल पाएगा, मिलेनिन में नहीं बदलेगा, तो मिलेनिन वर्णक का निर्माण नहीं हो पाता है। और ऐसा जो रोगी होता है जिसको एल्बिनिक रोगी या रंजकहीन रोगी कहा जाता है, उसकी त्वचा, रोम तथा आइरिस, नेत्र का जो आइरिस होता है उसमें क्या आ जाती है, मिलेनिन की कमी आ जाती है। ठीक है जी, और ऐसा व्यक्ति जो है वो देखने में सक्षम भी नहीं होता, या उसकी दृष्टि जो है वो बाधित हो सकती है। ये स्थिति क्या कहलाती है, एल्बिनिज्म कहलाती है, रंजकहीनता कहलाती है। तो ये विकार आपको ऑटोसोमल अप्रभावी बताए हैं। अब इनका इनहेरिटेंस कैसे होता है वो इनहेरिटेंस देख लें। अगर कोई पैतृक है जैसे ए, तो ये भी अप्रभावी है और ये भी अप्रभावी है। कहने का मतलब इसमें ये रोग नहीं होंगे, ऑटोसोमल अप्रभावी रोग नहीं होगा, यहाँ भी ये व्यक्ति रोगी नहीं होगा। याद करो, अप्रभावी बोला है तो अप्रभावी तो अपना प्रभाव कब दर्शाएगा, जब ये किस स्थिति में आए, समयुग्म की स्थिति में आए। समयुग्मजीय स्थिति जब बनेगी तब जाकर प्रभाव बनेगा। ठीक है, अब इनकी संततियां कैसी बनती है, ये F1 का F1 से क्रॉस नहीं है क्या, ये तो इनकी संततियां कैसी बन सकती हैं, या तो बन सकती है ऐसी संतति हो जाए, या बन सकती है ऐसी संतति हो जाए, या संतति कैसी हो, इस प्रकार की हो। तो ये जो संतति बन रही है इसमें क्या है, ये ऑटोसोमल अप्रभावी विकार देखा जाएगा, ये डिजीज कंडीशन कहलाएगी, डिजीज कंडीशन कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनहेरिटेंस इनका देखा जाता है। दोनों ही पैतृक क्या हैं, रोगग्रस्त नहीं है। अब दोनों पैतृक रोगग्रस्त ये भी नहीं है, और अगर स्थिति कैसी हो जाती, ये वाली स्थिति हो जाती, तो भी दोनों पैतृक जो है वो रोगग्रस्त नहीं कहलाते। अरे बोलो भाई, तो इससे सारी ही प्रोजेनी कैसी बनती, इस प्रकार की प्रोजेनी बनती, किसी में भी ये विकार जो है उसकी इनहेरिटेंस, उसकी वंशागति नहीं देखी जाती। एक पैतृक ये होता, दूसरा पैतृक ये होता, तो संभावना क्या है, या तो बन सकता है ये बन जाए। ठीक है, तो सारे के सारे यही बनने की संभावना है, क्योंकि यहाँ से एक एलील आएगी, यहाँ से एक एलील आएगी, सारे ही कैसे बनेंगे, अप्रभावी बनेंगे, लेकिन ये क्या कहलाएंगे, वाहक कहलाते हैं। क्लियर होगी भी बात। तो ये इनहेरिटेंस है किसका, ऑटोसोमल रिसेसिव का। क्वेश्चन इसके करेंगे मॉड्यूल में से, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो ये तो ऑटोसोमल अप्रभावी था। एक ऑटोसोमल डोमिनेंट की अगर बात करें तो सब कुछ सारा समझा दिया था मैंने। ऑटोसोमल डोमिनेंट में एक मायोटोनिक दुष्पोषण बचा हुआ है,
वो मैं पहले बता देता हूं आपको, ठीक है। उसके बाद अपन कहाँ चलेंगे, सेक्स क्रोमोजोमल जो मेंडेलियन विकार हैं, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, उनकी ओर चलते हैं, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लें पूरा आप। हाँ बच्चों, ऑटोसोमल प्रभावी की बात करते हैं। अप्रभावी में अपन ने 6 विकार देख लिए, प्रभावी में भी आपको 6 विकार बताए हुए हैं। उसके एडिशन में वहां पर सारी बातें मैंने बता दी थी, सिंगल सिंगल लाइन के रूप में याद रखना है उनको, लेकिन वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट का इनहेरिटेंस कैसे होता है वो समझा देते हैं अभी आपको। मायोटोनिक दुष्पोषण एक ऑटोसोमल प्रभावी विकार है, एक 9 आनुवंशिक विकारों का एक समूह है, और ये 9 आनुवंशिक विकारों का समूह है मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये कहलाता है, ठीक है। पेशियों से संबंधित ही होता है ये, और इसी समूह में से एक विकार क्या कहलाता है, मायोटोनिक दुष्पोषण, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी कहलाता है। इसके लिए जीन कहाँ पाई जाती है, ऑटोसोम के ऊपर उपस्थित होती है, ठीक है। और कैसी है ये, डोमिनेंट जीन है, डोमिनेंट का मतलब एकल जीन भी अपना प्रभाव दर्शा जाती है। इस विकार में पेशियों में लंबे समय तक क्या रह जाती है, ऐंठन रह जाती है, लंबे समय तक क्या हो जाती हैं, वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में रह जाती हैं, ठीक है। एक ढकने मस्कुलर डिस्ट्रोफी और कहलाती है, ये तो क्या है, ऑटोसोमल प्रभावी है, क्लियर। और वो कैसी है, अप्रभावी है, ढकने मस्कुलर डिस्ट्रोफी। केवल नॉलेज के लिए याद रख लो, याद करो। पेशियों में ऐंठन की जब बात हुई थी तब अपन ने क्या बोला था, ये क्या कहलाया था, सार्कोलेमा, आया ना। और इस पर क्या पाए जाते हैं, डिस्ट्रोपिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, डिस्ट्रोपिन प्रोटीन। डिस्ट्रोपिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ये जो डिस्ट्रोपिन प्रोटीन यहाँ पाए जाते हैं ये ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नलिंग करवाते हैं। कहने का मतलब है ये जो झिल्ली है इसके इधर और उधर, अंदर और बाहर की ओर क्या करवाते हैं, मॉलिक्यूल्स की सूचनाओं का आदान प्रदान ये करवाते हैं। याद करो, तंत्रिका ने अपने तंत्रिका सिरे के द्वारा जो ही एसिटाइल कोलिन ACH को यहाँ पर रिलीज किया था, एसिटाइल कोलिन इस सार्कोलेमा पर फैल गया था, और ये फिर ACH की जो इंफॉर्मेशन है, सूचना है, वो डिस्ट्रोपिन प्रोटीन के द्वारा किसकी सहायता से, टी टिब्यूल की सहायता से। कौन सी टिब्यूल पाई जाती है भैया, टी टिब्यूल। टी टिब्यूल की सहायता से कहाँ पहुंचती है ये, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका स्टोर हाउस कहलाता है, कैल्शियम+2 का, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो होगा क्या, मैं ढकने मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बात कर रहा हूं जिसमें डिस्ट्रोपिन प्रोटीन अब्सेंट हो जाता है, ढकने मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है। वैसे कोई पूछेगा नहीं, फिर भी याद रख लें आप, ढकने मस्कुलर डिस्ट्रोफी में डिस्ट्रोपिन प्रोटीन की अनुपस्थिति के कारण सूचना टी टिब्यूल की सहायता से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक नहीं पहुंच पाती हैं, और जब सूचना नहीं पहुंचेंगी इस कैल्शियम के स्टोर हाउस के पास में तो यहाँ से कैल्शियम+2 रिलीज नहीं होगा। कैल्शियम+2 रिलीज नहीं होगा तो जो याद करो ट्रोपोनिन पाया जा रहा था, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन याद है क्या, तो अनमास्किंग करवा रहा था कौन सी साइट की, मायोसिन बंधन स्थल, जो किसके ऊपर पाया जाता है, एक्टिन के ऊपर पाया जाता है, और वो ढककर कौन रखता है, ट्रोपोनिन ढककर रखता है। तो ये कैल्शियम+2 अगर यहाँ से नहीं निकलेगा तो वहां से एक्टिन से कौन नहीं हटेगा, ट्रोपोनिन नहीं हटेगा, और ट्रोपोनिन नहीं हटेगा तो मायोसिन बंधन स्थल नहीं खुलेगा, मायोसिन का बंधन स्थल नहीं खुलेगा तो फिर मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। तो ढकने मस्कुलर डिस्ट्रोफी में पेशियों में संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है, किसके कारण, डिस्ट्रोपिन प्रोटीन की अनुपस्थिति के कारण, ठीक है भैया। तो ये अपनी बात हो जाती है किसकी, ऑटोसोमल प्रभावी मायोटोनिक दुष्पोषण की। ढकने मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये रिसेसिव टाइप का है, इसमें याद रख लेना क्या हो जाता है, डिस्ट्रोपिन प्रोटीन अब्सेंट, डिस्ट्रोपिन प्रोटीन अनुपस्थित, ठीक है। इसके कारण क्या नहीं होगा, Ca+2 मुक्त नहीं होता है, और Ca+2 अगर रिलीज नहीं होगा तो अपन क्या बोलेंगे,
पेशी संकुचन भी नहीं होगा। पेशी संकुचन अनुपस्थित। ठीक है, यहां पर तो एक ही इंपॉर्टेंट बात है, वो कौन सी, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी कैसा है, ऑटोसोमल प्रभावी कहलाता है, डोमिनेंट डिसऑर्डर ये कहलाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर। अब इसका इनहेरिटेंस कैसे है, वो इनहेरिटेंस देख लो एक बार, वंशागति बता देते हैं इसकी। इनहेरिटेंस, ये डकने मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक अलग टॉपिक था, इनहेरिटेंस देख लें इसकी। जैसे एक पैतृक ये है, दूसरा पैतृक ये है, तो ये भी इस विकार से ऑटोसोमल प्रभावी, मैंने क्या कहा था, एक डोमिनेंट एलील भी आ गई तो अपना प्रभाव दर्शाएगी, ये भी व्यक्ति प्रभावित कहलाएगा। ठीक है, इनकी संततियां कैसी बनेंगी, तो सबको पता है, संततियां ए और ए बन सकती है या फिर ए और ए बन सकती है। ये दो प्रकार की संतति इनके उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, पहला केस है। दूसरा केस, एक पैतृक प्रभावी हो, दूसरा पैतृक अप्रभावी हो। बोलो भाई, डोमिनेंट एलील नहीं है, डोमिनेंट नहीं है तो अपना प्रभाव नहीं दर्शाएगी, यहाँ पर डोमिनेंट है तो अपना प्रभाव दर्शाती है। तो संतति कैसी बन सकती है, या तो संतति ऐसी बनेगी या फिर संतति ऐसी बनेगी। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस इस प्रकार से आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट का बताना है। एकल डोमिनेंट, एकल प्रभावी एलील भी अगर आ जाती है तो अपना प्रभाव दर्शाती है। ठीक है भैया, तो ये मेंडलीय विकार जो हैं यहाँ पर अपने कंप्लीट होते हैं। कल अपन बात करेंगे मेंडलीय विकार में ऑटोसोमल कंप्लीट हुआ है, अपन सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, लिंग सहलग्न जो गुणसूत्र हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जो विकार हैं, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, उनकी बात करेंगे। ठीक है, कल का अपना लास्ट लेक्चर रहेगा, उसी के साथ जो गुणसूत्रीय विकार हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।